Good morning, all of you. Welcome to the economics class. So, we were discussing the statistics part of economics, in which we have already completed the second chapter, which was the collection of data. Now, in this chapter, the third chapter, we will study the census and sample methods for the collection of data. Now, so in statistics, universe or population simply refers to an aggregate of items to be studied for an investigation. किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जब हम कुछ कहना चाहिए कुछ एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं, एग्रीगेट ऑफ आइटम, जैसे हम 11C का पूरा डेटा लें तो एग्रीगेट हो गया, तो उसको हम यूनिवर्स या पॉपुलेशन बोलते हैं. ठीक है. और द टर्म पॉपुलेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स विच वी वांट टू ऑब्टेन ऑफ इंफॉर्मेशन. जिससे हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं उन सबको जब हम टोटल कर देंगे तो वो बनते हैं पॉपुलेशन. ठीक है. नाउ सेंसस एंड सैंपल मेथड्स. Census method is that method in which data are collected covering every item of the universe. मतलब अभी हम यूनिवर्स की डिफिनेशन मैंने इसलिए बताई क्योंकि यूनिवर्स का और पॉपुलेशन का मतलब आप लोग जान लीजिए कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब है वो स्टैटिस्टिकल एरा, वो स्टैटिस्टिकल एरिया जिससे हम इंफॉर्मेशन चाहिए उसका सब पूरा टोटल, तो उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं. जैसे पूरी 11C के एक एक बच्चे से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो फॉर मी 11th C इज ए यूनिवर्स. ठीक है. वो मेरे लिए यूनिवर्स है, वो मेरे लिए पॉपुलेशन है. Covering each and every item of the universe or population relating to the problem under investigation. जो भी मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसे मान लो मेरे को इन्वेस्टिगेशन करनी थी अभी कि मुझे आपसे डेटा इकट्ठा करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे को बताइए. मैंने पूरा फॉर्म भेजा आप लोगों को और आप लोगों से पूछा कि किस तरीके से जो है आप लोग क्या करेंगे. आप लोगों से मैंने जो है पूरी डिटेल्स मांगी, तो हर आइटम को मैंने कवर किया, हर एक बच्चे को कवर किया, इसलिए इसमें हम बोलते हैं इट कवर्स ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स. तो सेंसस मेथड इसके हम देखेंगे. जैसे सेंसस ऑफ इंडिया 2011 रिवील्स दैट इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू चाइना. चाइना के पीछे बस इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है. ठीक है. पॉपुलेशन में, साइज ऑफ पॉपुलेशन के टर्म्स में. सुटेबिलिटी कहाँ है. Census method is suitable particularly for such statistical investigations which have a small size of population. जब size of population small हो, ठीक है, widely diverse in the population, diverse item, अलग अलग कैटेगरी के आइटम्स हो. ठीक है. अलग अलग कैटेगरी के मतलब कहना चाहिए जो रिस्पोंडेंट्स है वो हो, तो अब हमको सेंसस मेथड यूज करना पड़ता है क्योंकि सबके पास जा जाके इकट्ठा करना पड़ेगा. रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. जब हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी चाहिए तो सेंसस मेथड का यूज किया जाएगा. मेरिट्स, जो इससे इंफॉर्मेशन आती है वो रिलायबल होती है, उस पर विश्वास कर सकते हैं, एक्यूरेट होती है, 100% ठीक सही होती है. लेस बायस, उसमें बायसनेस कुछ नहीं होती. क्योंकि क्या है, बायसनेस कम होती है क्योंकि कह सकते हैं क्योंकि हम इंफॉर्मेशन उसी से इकट्ठी करते हैं जिससे हमें कहना चाहिए जिसके लिए हमको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसी से हम इकट्ठा करते हैं. एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द सेंसस मेथड इज क्वाइट एग्जॉस्टिव एंड देयरफॉर मोर मीनिंगफुल. ये मीनिंगफुल होती है. ठीक है. लंबे समय तक ये मीनिंगफुल है. भैया आपसे जो मैंने डेटा इकट्ठा किया वो मेरे लिए मीनिंगफुल है. ठीक है. वो इसलिए डेटा जो है ऑल द आइटम्स, क्योंकि सारे आइटम्स को हम एग्जामाइन करते हैं इसलिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए मीनिंगफुल होती है. स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो हमें अलग अलग तरीके के आइटम्स से के साथ जो है इंटरेक्शन होता है या मतलब लोगों के साथ, इसलिए हम डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको यूनिवर्स की हम पढ़ते हैं. स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन. When items in a universe are complex nature, it is necessary to study each item. क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेचर के हर किसी का बिहेवियर सब कुछ अलग रहता है, तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या है कि हम उसको चाहते हैं कि हर किसी को जब हम पूरी इंफॉर्मेशन जो है हम हर किसी के थ्रू पढ़ेंगे, हर किसी से पूछ के हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमको ज़्यादा मदद मिलेगी. इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन. सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन. मतलब किसी पार्ट की इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है. जैसे हम बात करें जब सेंसस होता है इकोनॉमी में, जब इंडिया का मान लीजिए जनगणना हुई तो उसमें जो है इंडिया के बारे में हर चीज समझ में आई कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉवर्टी, कितना, तो जिस मकसद के लिए कर रहे थे उससे हटकर भी और बहुत सारी चीजों को लेकर हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है.
डीमेरिट्स, कॉस्टली है ये मेथड, लार्ज मैन पावर, इस मैन पावर क्योंकि हर किसी से इकट्ठा करना है तो मैन पावर बहुत चाहिए, और न्यूज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं होता। ना सिंपल मेथड, सिंपल मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए आप कहीं बाजार में जाते हैं, मान लो आपको चावल खरीदने, तो आप पूरी बोरी को चेक नहीं करते, आप थोड़ा सा उसमें से सैंपल निकाल के, वो पूरी बोरी क्या है, उसमें हर एक चावल का दाना वो पूरा यूनिवर्स है आपके लिए, वो पॉपुलेशन है, उसमें से आप हर चीज हर किसी को चेक नहीं करते हो, आप सीधे क्या करते हैं, हम एक थोड़ा सा लेते हैं हाथ में, देखते हैं और उसी सैंपल को देखकर हम क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। So sample method is that method in which data is collected about the sample on a group of items taken from the population for examination and conclusions are drawn on their basis। मतलब कुछ ही एग्जाम्पल हम कुछ ही को लेते हैं सैंपल के तौर पे और उसी के बेसिस पे हम पूरी एग्जामिनेशन करते हैं। इसकी सुटेबिलिटी कहाँ है, जहाँ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जहाँ जरूरत नहीं है, या साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम्स इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब सेंसस मेथड का उल्टा, और जहाँ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर, जब एक जैसे होंगे तो हम उन्हीं में से ले लेते हैं, ठीक है, एक जैसे, जैसे चावल ले रहे हैं या दाल ले रहे हैं या हम कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, तो उसमें से हम, जैसे अब मैं बोलूँ कि 11वीं के बच्चों की हाइट मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एवरेज हाइट ले लूँगा कि भाई लगभग इतनी होगी, तो 2-4 लोगों को देख के ही मैं उसको एवरेज कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे इसीलिए सैंपल मेथड में कुछ ही आइटम्स यूनिवर्स के लेकर एज अ सैंपल लेकर हम पूरे इंफॉर्मेशन को रिवील करते हैं। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता, टाइम सेविंग है, भाई थोड़ा सा लेके अपना इंफॉर्मेशन हमने कर दी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, बिकॉज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स कवर्ड, एरर आसानी से पकड़े जा सकते हैं कुछ ही सैंपल में। इन्वेस्टिगेशन, लार्ज इन्वेस्टिगेशंस के लिए सूटेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से इन हैंडलिंग द लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर्स कैन बी अपॉइंटेड। कुछ ही सैंपल में से कुछ ही लोगों को हमें लेना है इन यूनिवर्स में से, तो उनके लिए हम बढ़िया से बढ़िया अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव, कहना चाहिए एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर्स को लगा सकते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मोर साइंटिफिक, ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है सैंपल मेथड। डीमेरिट्स क्या, पार्शियलिटी हो सकती है, हम सैंपल चूज करने के लिए पार्शियलिटी कर सकते हैं, इसको लेंगे इसको लेंगे इसको लेंगे, ठीक है। रॉन्ग कंक्लूजन्स, कई बार जो हमने सेलेक्ट किया है सैंपल वो कई बार रॉन्ग कंक्लूजन्स हमको देता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता करेक्टरिस्टिक्स को। अब मान लो मुझे जो है एवरेज हाइट निकालनी 11 की और मैं सबसे छोटे छोटे 4-5 बच्चों को ले लूँ, तो क्या होगा, वो एवरेज हाइट नहीं बता पाएंगे, वो तो बहुत छोटे हो गए, और भी लंबे लंबे हमारी क्लास में बच्चे हो सकते हैं। सैंपल फ्रेम करने में हमको दिक्कत हो सकती है और इसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। तो एसेंशियल्स, एक सैंपल के एसेंशियल्स क्या जरूरी है एक सैंपल में होना, रिप्रेजेंटेटिव, एक सैंपल सारी करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए उस यूनिवर्स की। इंडिपेंडेंट, ऑल यूनिट्स ऑफ सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की इंडिपेंडेंट की कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। होमोजीनिटी, सारे सैंपल एक जैसे होने चाहिए, होमोजीनस इन नेचर एंड एडिक्वेसी। The number of items in sample should be fairly adequate so that some reliable conclusions are drawn covering the characteristics of the universe। यूनिवर्स की characteristics को कहना चाहिए कवर करने के लिए हमें जो है एडिक्वेसी जो है इस सैंपल में होनी चाहिए। अच्छा, सैंपल के टाइप्स देखिए, एक होती है रैंडम सैंपलिंग, एक होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में दो होते हैं, लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। Lottery method, random sampling is that method of sampling in which each and every item of the universe has equal chance। भाई 46 बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में 11वीं में, 46 बच्चों में के पास each and every item, जो भी सब लोग हो आप लोग, सबके पास equal chance है of being selected in the sample। भाई मैं मान लो अब मैं खड़ा हूँ, मैं बोलूंगा 5 बच्चे मुझे जो है किसी काम के लिए चाहिए, तो आप सबको लगता है मन में कि सर मेरा नाम ले लें, मेरा नाम ले लें, तो क्या होगा कि हर किसी के पास इक्वल चांसेस सेलेक्ट होने का, तो वो रैंडम सैंपलिंग, मैंने किसी को उठाया, 5 बच्चे मैंने ले लिए, लेकिन सबके पास चांस होता है कि कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। इसमें लॉटरी मेथड है, इसमें हम पेपर स्लिप डालते हैं एक बॉक्स में, ठीक है, और उसमें से एक स्लिप उठाते हैं और वो जिसका नाम निकलता है वो सेलेक्ट हो जाता है, ये लॉटरी। और फिर स्लिप्स को शफल भी करते हैं उस बॉक्स में, और फिर इम्पार्शियली सम ऑफ द स्लिप्स आर ड्रॉन टू फॉर्म अ सैंपल ऑफ द यूनिवर्स। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, एक स्टैटिस्टिशियंस क्या करते हैं, एक सेट ऑफ टेबल्स कॉल्ड टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, इसके सैंपल एक फ्रेम किया जाता है, ठीक है, ऑफ ऑल दीज कॉल्ड टिपेट्स टेबल, इसको टिपेट्स टेबल बोलते हैं, ठीक है, यूजिंग 41,600 फिगर्स,
Tippett has involved 10,400 numbers comprising of 4 units each. For the use of this method, all the items of the universe are first arranged in an order. एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर टिप्पट टेबल बनाई जाती है, उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर आइटम्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें सैंपल के लिए चाहिए होते हैं। मेरिट्स, ये फ्री फ्रॉम बायस है, कोई बायसनेस नहीं है, हम किसी को भी सैंपल में उठा सकते हैं। ईच एंड एवरी आइटम, सबके पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का, ठीक है। यूनिवर्स गेट क्लियरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल एंड इट इज वेरी सिंपल, सबसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चिट निकालो काम खत्म। डीमेरिट्स, दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि हाँ भाई यही प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनेटली यही रिप्रेजेंट कर रही हो। रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को हम जो है क्या नहीं देते, वेटेज नहीं देते हैं। Non-random sampling includes all those methods of sampling in which all the units of population do not have equal probability or equal chance of being selected। जब non-random sampling में क्या है कि हर किसी के पास equal chance नहीं होता कि हर कोई select हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या purposive और deliberate sampling। Purposive sampling is that method in which the investigator himself makes the choice of the sample items। वो सैंपल आइटम्स का इन्वेस्टिगेटर खुद चूज करता है कि किसको वो सेलेक्ट करेगा, ठीक है। विच इन हिज ओपिनियन द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, जो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्स के, उनको जो है वो क्या करता है, चूज करता है। मेरिट्स क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डेलिबरेटली टर्न, अपनी मर्जी से वो चेंज कर सकता है। और वेरी सिंपल टेक्निक, बहुत सिंपल टेक्निक है। दिस इज देयर इज डीमेरिट्स क्या है, पर्सनल बायसनेस तो होगा, जब अपनी मर्जी से चूज करेगा तो बायसनेस हो सकता है। और बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ बायसनेस, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी फिर से डाउटफुल पड़ जाती है। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग, इसमें क्या करती है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मान लीजिए आपके पूरी 11 में मान लीजिए 150 बच्चे, उस पूरी 11 में 150 है, लेकिन हमको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बांट देंगे। जैसे कॉमर्स वाले 11 सी, साइंस वाले जो बायो लिए हैं वो 11 बी, जो मैथ्स लिए हैं वो 11 थी। तो ये स्ट्रेटा बना दिया हमने। स्ट्रेटा मींस जो एक कहना चाहिए हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, हम उनको स्ट्रेटा में बांट देते हैं, उसको स्ट्रेटा बोलते हैं, जो पार्ट में बांट देते हैं एज पर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने पार्ट में बांट दिया कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें से एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, और सब में से कुछ कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, कुछ कुछ आइटम्स को हम सेलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से हम जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 11 में तो कॉमर्स भी है, साइंस भी है, मैथ्स भी है। तो इस तरीके से जो है हम तीनों को ग्रुप करेंगे और तीनों में से फिर कुछ कुछ लोगों को एज ए सैंपल उठा सकते हैं। ये एग्जांपल है। दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, भाई साइंस के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, बायो के भी हैं, सबको जोड़ते हैं, ठीक है। और इसमें डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। और दूसरी चीज क्या है, इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना आसान हो जाता है। और मेथड सैंपलिंग, ये मेथड जो है रिलायबल है और मीनिंगफुल रिजल्ट भी देता है। डीमेरिट्स क्या है, ये वहीं सूटेबल है जहां पे कंप्लीट नॉलेज आपको हो सकती है डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। इसका लिमिटेड स्कोप है। पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस हो सकता है, बायसनेस हो सकता है। व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑलरेडी स्मॉल इट मे बी डिफिकल्ट टू फर्दर डिवाइड, जब स्मॉल साइज में है तो फर्दर डिवीजन मुश्किल हो जाएगा। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड units of the population are numerically, geographically and alphabetically arranged. Every nth item of the numbered items is selected as a sample item. जैसे 10 out of 100 are to be selected for a sample, then 100 students would be numbered and systematically arranged. Number wise, alphabetic, आप लोगों के नाम नंबर वाइज रहते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रह सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकली रह सकते हैं, जियोग्राफिकली। अब मान लीजिए कोई मेरे यहाँ पे 100 बच्चों का सिलेक्शन होना है, उसमें से जो भी 100 बच्चों का मुझे सैंपल उठाना है, तो क्या करेंगे, पहले नंबर वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों का अलग, और जैसे आप रिजल्ट वगैरह देखते होंगे तो पहले डिस्ट्रिक्ट, एमपी का देख रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट होगा, या सिटी वाइज होगा, सिटी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर उसमें बच्चे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग होती है। उसमें से जब चूज करेंगे तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग होगी, ठीक है। रेंडमली अगर 100 बच्चे अगर 10 उठाने तो एक एक पार्ट में से एक एक उठा लेंगे। दिस इज वेरी सिंपल मेथड एंड देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस होने की, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, किसी को इक्वल चांस नहीं मिलता सिलेक्शन का। और ऑल द आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन आर होमोजीनियस, होमोजीनियस होने चाहिए।
अगर वो सॉरी होमोजीनस होंगे तो ये मेथड सैम्पलिंग का कोई स्पेसिफिक पर्पस सर्व नहीं करेगा, एक जैसे होंगे तो। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन जैसे दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसमें क्या करते हैं, सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड। For further, sub quota of the items investigators select the fixed number of items from each group। मतलब हर ग्रुप के लिए, जैसे मान लो मैं किसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल इकट्ठा करना है। मान लीजिए अभी आप बच्चों में से कोई कंपटीशन के लिए लेना है तो एक सैंपल हमको लेना है, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे फिर बाद में। तो हम क्या करते हैं, एक ग्रुपिंग कर देते, कोटा बना देते, भाई 11 सी के इतने बच्चे रहेंगे, 12 सी के इतने, 11 सी के इतने, 11 बी के इतने, उसमें से फिर हम चूज करेंगे, वो होता है कोटा सैंपलिंग। Convenience sampling. In this method, sampling is done by the investigator in such a manner that suits his convenience। जो उसकी convenience जो उसकी जैसी रहेगी उस हिसाब से वो चूज कर लेगा, उसको बोलते हैं convenience sampling। अब रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा साइज ऑफ द सैंपल पे डिपेंड करता है कि कितना रिलायबल होगा। ठीक है, अगर स्मॉल है तो ठीक है, और इट विल फेल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंगली कंक्लूजन्स वुड लैक रिलायबिलिटी। सैंपल अगर छोटा तो सेंसस मेथड यूज कर सकते हैं। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, किस मेथड से हम सैम्पलिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है रिलायबिलिटी। ठीक है, करस्पॉन्डेंट्स और इन्यूमरेटर जो उनके बायसनेस पे डिपेंड करती है रिलायबिलिटी। और ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर जो पर्सन सेलेक्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है उसको इन्यूमरेटर बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो रहेगा। अब सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स के कंपैरेटिव लुक बता दें। कवरेज, सेंसस टेक्निक में कवरेज कम होती है, ठीक है, और सैंपल मेथड में कवरेज एरिया ज्यादा होता है। सुटेबिलिटी, सेंसस मेथड उस जगह के लिए सुटेबल है जहाँ एरिया इन्वेस्टिगेशन का स्मॉल होगा, जो लार्ज है उसके लिए सैंपल मेथड। एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है सेंसस मेथड में, सैंपल मेथड में एक्यूरेसी इतनी ज्यादा हाई डिग्री की नहीं होती। कॉस्ट, सैम्पलिंग मेथड आर इकोनॉमिकल, वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन सेंसस मेथड ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। टाइम, सैंपल मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग बट सेंसस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग। नेचर ऑफ आइटम, सेंसस मेथड में हम ईच एंड एवरी आइटम, हर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम को लेते हैं, लेकिन सैंपल मेथड में जो हमें सूट करता है होमोजीनियस नेचर के होते हैं, तो उसमें से कुछ सैंपल को उठा लेते हैं। वेरिफिकेशन, सेंसस मेथड का वेरिफिकेशन जो होता है वो इट इज नॉट पॉसिबल, इट वुड इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड रिपीटिशन ऑफ होल प्रोसेस। और सैंपल का हम जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि कुछ ही लोगों का सैंपल होता है वो, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल एरर्स, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एरर्स होते हैं, दीज आर रिलेटेड टू द साइज एंड नेचर ऑफ द सैंपल सेलेक्टेड फॉर द स्टडी। ड्यू टू a very small size of the sample selected for study or due to non-representative nature of the sample, the estimated value may differ from the actual value of a parameter। तो इस सैम्पलिंग एरर्स होते हैं जो नेचर साइज, सैंपल के साइज नेचर के हिसाब से अगर दिक्कतें आती है उनको हम सैम्पलिंग एरर्स बोलते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं जो कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड हो, जैसे एरर ऑफ मेजरमेंट, हम मेजरमेंट ढंग से नहीं कर पाए, एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, या एरर ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी ने अपनी इंफॉर्मेशन को मिस रिप्रेजेंट किया, डेटा एक्विजिशन में हमको दिक्कत आई, और सैम्पलिंग बायसनेस के कारण, ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं। सो बाय दिस द थर्ड चैप्टर इज ओवर एंड वी विल कंटिन्यू विद द फोर्थ चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Have a nice day and all the very best for your PT1 examination. Thank you.